हेलो एवरीबॉडी। हमारा क्लास 12 का सिलेबस चल रहा है, चैप्टर नंबर 2 चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्थिर विद्युत के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। कौन सा चैप्टर? स्थिर विद्युत विभव व धारिता। इस पर हमने पहले भी वीडियो बनाया है, उनको भी आप देखिए। आज हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। विद्युत क्षेत्र और विभवांतर के बीच क्या संबंध होता है? विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये पहले चैप्टर हम देखे हैं, है ना। ई से दर्शाते हैं। विभवांतर, है ना, दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर, है ना। विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु है, उनके बीच विभव में अंतर को विभवांतर हम कहते हैं। इसके लिए भी हमने फार्मूला निकाला हुआ है। तो आज इनमें हम क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, इसको देखेंगे। क्लियर है? तो इसके लिए क्या करते हैं, एक चार्ज लेते हैं यहाँ पर, जैसे मतलब पॉइंट ओ पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो इस प्लस क्यू चार्ज के चारों तरफ क्या बन जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मान लो यदि हम इस दिशा में देखें तो ऐसे होगा, ऐसे लेंगे तो इस प्रकार, या ऐसे। मतलब प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, बाहर की दिशा में होता है, या बाहर की ओर होता है। तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट मान लो ए और बी लेते हैं, इनके बीच का सेपरेशन या इनके बीच की दूरी कितनी यहाँ पर है, डी आर है। क्लियर है? इनका पोटेंशियल डिफरेंस भी देख लेते हैं। इसका पोटेंशियल कितना है, V प्लस डी वी। इसका पोटेंशियल कितना है, V। तो दोनों बीच पोटेंशियल में डिफरेंस कितना होगा, ये डी वी होगा इसमें, है ना। इसका विभव ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल क्या है, कम है। तो इसके पोटेंशियल में इसको माइनस करोगे तो जितना आएगा, कितना आएगा, डी वी आएगा, वी वी कैंसिल हो जाएगा। तो डी वी क्या होगा यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर, है ना, क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज Q0 को कहाँ से कहाँ तक लाते हैं, B से A तक लाते हैं। तो यहाँ पर वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग Q0 फ्रॉम B टू A, ठीक है। मतलब Q0 को B से A तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना वर्क डन होगा, इसको देखते हैं। तो जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला हमने देखा था, V इक्वल टू डब्ल्यू अपान Q0। इसी फार्मूला को यदि W इक्वल टू लेंगे तो क्या हो जाएगा, Q0 इंटू V। तो यहाँ पर वर्क बहुत स्मॉल होगा, क्योंकि ये बहुत पास पास है, तो छोटा सा होगा वर्क, इसलिए DW। चार्ज Q0 है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ऐसा। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे। क्लियर है? ठीक है। फोर्स ऑन चार्ज Q0, मतलब चार्ज Q0 पर कितना फोर्स अप्लाई होगा, कितना, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा, उसका वैल्यू कितना होता है, F इक्वल टू Q0E, है ना। ये फार्मूला भी हम पहले देखे हैं, E इक्वल टू F अपान Q0। ये फार्मूला जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, यहाँ से है। क्लियर है? तो अगेन वर्क डन, है ना, ये इस रिलेशन से निकाला था। फिर से वर्क डन को हम जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स इस पर ऐसे लग रहा है ना। इस चार्ज को हम इधर लाएंगे तो इस चार्ज के कारण फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस तरफ हो रहा है। तो यहाँ पर F और DR, ये फोर्स या डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो ये माइनस F DR हो जाएगा, नेगेटिव वर्क होगा। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं F का यहाँ से, तो माइनस Q0E इंटू DR। मतलब ऐसा भी ले सकते हैं, है ना। इसको सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। पहला और दूसरा जो इक्वेशन है, दोनों समीकरण वर्क को ही बताता है ना। ये भी वर्क है, ये भी वर्क है, तो दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल कर देते हैं। तो माइनस Q0E DR इसका राइट हैंड साइड, और इसका राइट हैंड साइड क्या होगा, Q0 dV। क्या कैंसिल हो रहा है, Q0 कैंसिल हो रहा है, यहाँ से E का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dV अपान DR माइनस, ठीक है ना। E इक्वल टू
माइनस डी वी अपॉन डी आर। तो ये रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में या पोटेंशियल में। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस। ठीक है ना, नेगेटिव ऑफ द चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब दूरी के साथ विभव में परिवर्तन के ऋणात्मक दर, ठीक है, को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ये रिलेशन है ना। तो यहां पर जो नेगेटिव साइन क्या बताता है, नेगेटिव साइन क्या बताता है कि, है ना, ये जो ऋण चिन्ह क्या बता रहा है कि विद्युत क्षेत्र और डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। क्लियर है ना। हम आगे जाकर इसको ऐसे भी लेते हैं, इक्वल टू केवल v अपान आर है ऐसा, या इक्वल टू v अपान एल ऐसा। ये फार्मूला इस फॉर्म में भी लेता है ना। नेगेटिव साइन को वहाँ पर छोड़कर इस प्रकार का फार्मूला भी वहाँ पर लिया जाता है ना। इसके साथ साथ इसको, है ना, यहाँ से पोटेंशियल फाइंड करना है तो डी वी इक्वल टू क्या, माइनस ई डी आर ऐसा। ठीक है, या इसको इंटीग्रेशन करके ऐसा। तो ये फार्मूला भी है ना, जहाँ से v का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें अगला टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कई प्रकार का होता है। क्लास 11th में आप लोग कौन सा पोटेंशियल एनर्जी देखे हैं, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसका फार्मूला mgh होता है। और ही पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए देखे हैं, इलास्टिक, है ना, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी था। कोई भी वायर है उसको स्ट्रेच करते हैं तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू इट्स पोजीशन। तो यहाँ पर कुछ चार्जेस मान लो है, तो यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी कौन से देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये क्या होगा, है ना, ये स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो क्या होगा, मतलब जो चार्ज को पास पास लाकर एक सिस्टम बनाते हैं, तो उस सिस्टम को बनाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कंजर्व होता है। क्लियर है, मतलब कुछ चार्जेस को पास पास लाकर एक सिस्टम ऑफ चार्ज बनाना है। मतलब बहुत सारे चार्ज भी हो सकते हैं, कुछ चार्जेस भी हो सकते हैं, उनको पास लाना है। जैसे कुछ चार्ज, यहाँ पर एक चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, और कोई चार्ज हो सकता है, बट हम 2 चार्ज की सिस्टम लेकर चल रहे हैं। इसको 3 चार्ज के लिए भी ले सकते हैं। तो क्या करना है यहाँ पर कि जब ये चार्जों को पास, मतलब चार्जेस को पास पास लाते हैं, तो पास पास लाएंगे तो उनको कहाँ से लाएंगे, इनफाइनाइट से लाएंगे, अनंत से लाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। तो वो वर्क वहाँ पर उस सिस्टम का क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर भी हम 2 चार्ज के लिए लेंगे। तो यहाँ पर वर्क डन, टोटल वर्क डन, टोटल कितना वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज को लाने के लिए और इस चार्ज को लाने के लिए। हम 2 चार्ज वाला सिस्टम लेकर चल रहे हैं। मान लो इन दोनों को लेकर एक सिस्टम बनाएगा, इनके बीच का सेपरेशन कितना है, यहाँ पर r, इनके बीच की दूरी यहाँ पर r है। तो W इक्वल टू W1 प्लस W2। तो इसमें क्या करेंगे, शुरू में पहले इस चार्ज को लाएंगे, फिर इस चार्ज को लाएंगे। तो शुरू में यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, और ठीक है, शुरू में वहां पर कोई चार्ज नहीं रहता है। तो जब इस चार्ज को लाते हैं तो ये ऑटोमेटिक आ जाता है, या इस पर वर्क नहीं करना पड़ता है ना। फॉर Q1 वर्क डन इक्वल टू 0। बट एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कहीं पर कोई चार्ज पहले से है, जब सेकंड चार्ज को लाएंगे तो वो उसको क्या करेगा, रिपल करेगा, उस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा।
बट शुरू में यहाँ पर कोई चार्ज ही नहीं है, तो जब इस चार्ज को लाते हैं तो वहाँ पर कोई भी अपोज फोर्स अप्लाई नहीं होता है या कोई भी फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होता है, तो ये बिना वर्क के भी यहाँ पर आ जाता है। तो W1 का वैल्यू क्या हो गया? 0। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ Q1 एट Q2, मतलब इस पॉइंट पर पोटेंशियल V1 का वैल्यू ये क्या होगा? 1/4πε0 Q1/R। मतलब इसका पोटेंशियल यहाँ पर कितना डिस्टेंस है, जो फार्मूला है पोटेंशियल का उसी को लेंगे 1/4πε0 Q1/R। पोटेंशियल का फार्मूला हमने निकाला था, विभव का फार्मूला V = 1/4πε0 Q/R किसी पॉइंट चार्ज के कारण। तो V1 = इतना, मतलब इसका पोटेंशियल यहां पर इतना होगा। अब जब इसको लाया जाता है, कहां से लाएंगे? ऐसे इनफाइनाइट से यहां तक लाते हैं इस Q2 को, है ना। शुरू में केवल यही था, अब इस Q2 को लाते हैं तो ये क्या करेगा? इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, है ना। तो उसके अगेंस्ट क्या करना होगा? वर्क डन। वर्क डन फॉर Q2। तो जो फार्मूला है ना, V = क्या होता है? W/Q, ये पोटेंशियल का फार्मूला। तो W = क्या होगा? V × Q। तो ये हो जाएगा V1, कौन सा पोटेंशियल, यहां पर कौन सा पोटेंशियल वर्क कर रहा है? इसका पोटेंशियल, और कौन सा चार्ज को ला रहे हैं? Q2। तो W = V1 × Q2। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा इसमें? V1 का वैल्यू पुट कर दो, 1/4πε0 Q1/R इंटू क्या हो जाएगा? इंटू Q2। तो क्या हो जाएगा? W = 1/4πε0 Q1 Q2/R। ठीक है, इस डिस्टेंस को जैसे पहले से दूसरे की ओर R12 लेकर इसको ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, W = 1/4πε0 Q1 Q2/R12। यही क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको U से डिनोट करते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2/R12। ठीक है, मतलब इसी को हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2/R12। R12 यहाँ पर इनके बीच की दूरी। तो ये दो चार्ज यहाँ पर है उस केस में। तीसरा चार्ज और होगा मान लो, तो उसमें एक और टर्म आएगा, W3 भी आ जाएगा, है ना। तीसरा टर्म मान लो एक और चार्ज यहाँ पर आ गया, ये Q3, इसका डिस्टेंस R13 हो जाएगा, इधर का डिस्टेंस क्या आ जाएगा? R23। उस केस में हमको क्या निकालना पड़ेगा? इसमें W = W1 + W2 प्लस, मतलब इसको भी कहां से लाएंगे? इनफाइनाइट से लाएंगे, जिसके लिए वर्क निकालना पड़ेगा। ठीक है, 2 का वर्ग तो हम निकाल लिए हैं, 2 का वर्ग कितना है ना? 2 W = 1/, मतलब W1 है ना, इसको हम W2 नाम दे सकते हैं, और यही टोटल होगा वहां पर, है ना। W2 जैसे इसको ऐसा भी कर सकते हो थोड़ा सा, है ना। W2 हुआ, फिर W = W1 + W2 का जो फार्मूला है ये 0 था, और ये क्या था? 1/4πε0 Q1 Q2/R12 ऐसा। और यही क्या होगा? फाइनल होगा U, इसी को U कहेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2/R12। तो ये पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 चार्ज सिस्टम,
है ना, दो आवेश के निकाय के लिए क्या होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी होगा। 3 चार्ज सिस्टम के लिए क्या करेंगे, 3 चार्ज के लिए, है ना, जैसे यहां पर हमने 2 चार्ज पहले लिया था, 1 चार्ज एक्स्ट्रा ले लिया, तो इसका वर्क डन कितना हो जाएगा, W3। W1 पता है हमको 0, W2 हमने निकाला हुआ इतना, अब हमको क्या करना पड़ेगा, W3। तो फार्मूला हमारा यही है, कौन सा फार्मूला, W = V × Q, है ना। यहां पर जब निकाले तो किसका पोटेंशियल था, इसका था। अब यहां पर निकाल रहे हैं तो इसका भी पोटेंशियल होगा, इसका भी पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल ऑफ Q1 एंड Q2 इनटू क्या होता है, चार्ज होता है, चार्ज कौन सा होगा, Q3। ये फार्मूला बहुत सिंपल है ना। W = क्या होता है, पोटेंशियल इंटू Q। तो ये 1/4πε0 Q1/R13 प्लस 1/4πε0 Q2/R23 और क्या हो जाएगा ये Q3। तो इस प्रकार W3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q3 का गुना कर दो इनके साथ, तो 1/4πε0 को मैं यदि बाहर लिख दूं, इन दोनों में कॉमन है, ये Q1 Q3/R13 प्लस Q2 Q3/R23, ठीक है, ऐसा, ठीक है ना। ये 2 चार्ज के लिए था। अब मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख रहा हूं, देयरफॉर टोटल वर्क W = W1 प्लस W2 प्लस W3, 3 चार्ज सिस्टम ले रहे हैं, 3 आवेश के लिए ले रहे हैं। तो W1 का वैल्यू 0 था, W2 का वैल्यू यहां से 1/4πε0 Q1 Q2/R12, फिर ये W2 का वैल्यू हुआ, फिर W3 का वैल्यू कितना है ना, ये W3 का वैल्यू मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ, प्लस 1/4πε0 Q1 Q3/R13 प्लस Q2 Q3/R23। तो इस प्रकार इसको सबको एक साथ मिलाकर लिखें, है ना। सबको एक साथ यदि हम लिखें तो टोटल वर्क डन या टोटल पोटेंशियल एनर्जी U, है ना। वर्क डन को ही क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। इन सब में क्या कॉमन है, 1/4πε0 Q1 Q2/R12 Q1 Q3/R13 और क्या हो जाएगा Q2 Q3/R23। तो ये 3 चार्ज सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी ऐसे डिराइव कर सकते हैं, है ना। इसको और जनरलाइज फॉर्म में, जनरल फॉर्म मतलब बहुत सारे और हो जाएं, तो उस केस में इसको ऐसा 1/4π, मतलब 4 चार्ज होगा, प्लस होते जाएगा उनका जो वर्क डन है, तो ये ऐसा हो जाएगा 1/4πε0 सिग्मा I = 1 to n। इसमें 2 टर्म है, I भी है J भी है, ठीक है। I = है ना, J = और ये QI QJ RIJ, है ना। I का वैल्यू 1 to n हो सकता है, J का वैल्यू भी 1 to n हो सकता है, बट I और J एक साथ बराबर नहीं आएंगे, मतलब किसी टर्म में दोनों सेम नहीं होगा, I और J अलग अलग होंगे, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं इसको जनरलाइज फॉर्म में, क्लियर है। तो इसको और आप देखना डिटेल बुक में, तो ये आपको इसी फॉर्मेट में मिलेगा। तो इस टाइप इसको डिराइव कर सकते हैं टोटल वर्क डन के द्वारा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड, है ना, बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, मतलब एक एक्सटर्नल फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मान लो। तो इसमें एक चार्ज को रखें, अब इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर है तो पोटेंशियल तो होगा, तो वहां पर चार्ज को रखें तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी
है ना। पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू क्या हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ पर QV, है ना। इस पॉइंट पर मान लो पोटेंशियल V है उस केस में, और सपोज ये चार्ज इज मूविंग, चार्ज मूव करता है ना। यहां से मान लो ऐसे मूव करता है, तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस मान लो कितना है dV। तो चार्ज जब मूव करेगा तो उसकी क्या एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। ये काइनेटिक एनर्जी यहां पर इक्वल टू Q इंटू dV। पोटेंशियल डिफरेंस हमने dV लिया हुआ है तो dV ऐसा लेकर चलेंगे, है ना। तो E के इक्वल टू Q इंटू dV। बाकी जैसे इसका यूनिट वगैरह देखें, यूनिट U इक्वल टू QV आया है, तो ये कूलम, है ना, कूलम, है ना, चार्ज का, और ये क्या हो जाएगा वोल्ट, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा जूल। 1 जूल इक्वल टू 1 कूलम इंटू 1 वोल्ट, ऐसा, है ना। इस वाले केस में फॉर इलेक्ट्रॉन, है ना, इस केस में मान लो इलेक्ट्रॉन की बात करें, जो चार्ज हमने लिया हुआ है वो एक इलेक्ट्रॉन है, और पोटेंशियल डिफरेंस जहां से जहां तक वो मोशन करता है वो V है, तो इसको E के इक्वल टू E इंटू V ऐसा भी लिखते हैं। तो इस केस में जो यूनिट होता है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का ही यूनिट है, पर बहुत ही स्मॉल यूनिट है, बहुत छोटा यूनिट है ना। एनर्जी को ही मापा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी, तो बहुत स्मॉल है। तो इसका वैल्यू कितना होगा, E Q इक्वल टू E इंटू V है, तो क्या होगा इसका वैल्यू E Q, है ना। ये मतलब इसमें जैसे E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। E का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वोल्ट, और V इक्वल टू क्या रख देते हैं 1 वोल्ट, हाँ इतना कूलम, है ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना, ये V इक्वल टू 1 वोल्ट। तो अब यहां से पुट करेंगे EQ इक्वल टू, तो ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू 1 वोल्ट, तो क्या हो जाएगा ये, है ना। ये EQ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू वोल्ट, और कूलम इंटू वोल्ट को क्या कहते हैं जूल, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो इसको क्या कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, मतलब बहुत स्मॉल एनर्जी है ये, है ना। तो इसका वैल्यू इतना होगा। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कौन सी है, मतलब ये सिंपल जैसे 2 पॉइंट है ना, A और B 2 पॉइंट, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V कितना है 1 वोल्ट। तो ये मान लो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इस 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस मान लो अब इलेक्ट्रॉन को कहीं पर रख दें, तो इलेक्ट्रॉन इधर से कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब है ना, इस इलेक्ट्रोड के डायरेक्शन में जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में जाएगा, क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन इस पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में जितना एनर्जी गेन करता है, जितना एनर्जी मिलता है उसको, क्योंकि एनर्जी मिलेगा यहां से यहां तक आएगा, तो एक्सेलरेशन के कारण उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, और स्पीड बढ़ने से उसको एनर्जी मिलेगी, तो जितनी एनर्जी वो प्राप्त करेगा इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगा
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त की गई या गेन की गई एनर्जी। ठीक है, क्लियर है? तो इसको कहा जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फ्री एंड बाउंड चार्ज है ना, इसको पहले भी हम देखे हैं थोड़ा सा शुरू में चैप्टर के, इसके पहले वाले चैप्टर में। फ्री एंड बाउंड चार्ज, मुक्त एवं बद्ध आवेश है ना। किसी पदार्थ की बात करें, किसी मटेरियल की बात करें, उसके जो एटम होते हैं, एटम में 2 टाइप के चार्ज होते हैं। ये एटम का सेंटर हो गया न्यूक्लियस, ऐसा है ना, ये ऐसे। ये चार्ज जो होते हैं, जो इंटरनल ऑर्बिट में रहते हैं, ये बाउंड चार्ज होता है। ये फ्री चार्ज होता है। हम किसी कंडक्टर की बात कर रहे हैं, कंडक्टर में ही फ्री चार्ज पाया जाता है, इंसुलेटर में फ्री चार्ज नहीं होता है। तो ये फ्री चार्ज क्या होता है, थोड़ा सा इसको एनर्जी मिला कहीं से तो ये यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और इसके मेटल के सरफेस में इधर उधर वो मोशन करते रहते हैं, इधर उधर गति करते रहते हैं, है ना। जो फ्री चार्ज है वो जो मटेरियल है उसके सतह में या उसके सरफेस में मूव करते रहते हैं इधर उधर, उसके सरफेस को छोड़कर बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो ये फ्री चार्ज है। फ्री चार्ज निकलने से जो एटम में कौन सा आयन आ जाता है, पॉजिटिव आयन, है ना। तो इस प्रकार जो पॉजिटिव आयन है वो अपने जगह पर ही रहता है, वो मूव नहीं करता है। केवल कौन मूव करता है, फ्री चार्ज, है ना। यदि हम किसी कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर की बात करेंगे तो वहाँ पर मेटल की बात कर रहे हैं, तो उसमें ओनली फ्री चार्ज ही मूव करता है, जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। जो इलेक्ट्रॉन के निकलने से एटम है वो पॉजिटिव आयन बन गया है, वो मूव नहीं करता है। बट हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन होते हैं, है ना। इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टाइप के आयन होते हैं, तो ये दोनों मूव करते हैं। क्लियर है? तो वहाँ पर दोनों के कारण करंट फ्लो होता है। तो ये फ्री एंड बाउंड चार्ज। और फिर इसमें देखेंगे बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब किसी कंडक्टर को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो वो कैसा बिहेव करेगा, है ना। किसी कंडक्टर की बात करें, है ना, तो क्या करते हैं यहाँ पर, ये है ना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के लिए क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लिए हैं। 2 इलेक्ट्रोड कौन सा, एक्स एंड वाई, है ना। एक्स एंड वाई 2 इलेक्ट्रोड है। एक्स कौन सा इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव, है ना, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। और वाई कौन सा इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव, है ना, इसमें नेगेटिव चार्ज यहाँ पर दिख रहा है, क्लियर। तो इसके बीच में ये हमने रख दिया एक कंडक्टर, है ना, एक चालक पदार्थ को रख दिया गया। ठीक है, तो क्या होता है, इंडक्शन के कारण, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण क्या होगा, है ना, यहाँ पर जो एक्सटर्नल फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जो प्लेट एक्स से प्लेट वाई के डायरेक्शन में या इलेक्ट्रोड एक्स से इलेक्ट्रोड वाई के डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पॉजिटिव से नेगेटिव होता है हमेशा ही। तो ये क्या है यहाँ पर, एक्सटर्नल, जो बाह्य क्षेत्र है। ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं जो उस कंडक्टर से होकर गुजर रही, मान लो यहाँ पर हम ऐसा लेकर चल रहे हैं। पर क्या होता है कि इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस पॉजिटिव प्लेट के डायरेक्शन में क्या होता है, अट्रैक्ट होते हैं। तो ये सारे नेगेटिव चार्ज, मतलब जितने भी फ्री चार्ज हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, वो किस तरफ आ जाएंगे, इस डायरेक्शन में। और इसके जो पॉजिटिव चार्ज हैं या पॉजिटिव आयन जो एटम है वो ऐसे। तो इस प्रकार इस कंडक्टर के अंदर इसके सारे फ्री इलेक्ट्रॉन या सारे फ्री चार्ज एक तरफ हो गए, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इसके दूसरी तरफ हो गए।
तो इसके अंदर भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जनरेट हो जाता है, ई इंटरनल। इसका डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, मतलब इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर प्रोड्यूस हुआ है उसका डायरेक्शन है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के कैसे है, अपोजिट है ना। और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इसका वैल्यू क्या होगा, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल। क्लियर है, डायरेक्शन अपोजिट है दोनों का, ये ऐसे और ये ऐसे। फिर क्या होता है इसमें, जैसे जैसे इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, मतलब इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते जाता है, एटम से फ्री इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलते जाता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ती है। इधर फ्री चार्ज मतलब जो नेगेटिव आयंस इधर बढ़ते जाएंगे, इधर पॉजिटिव आयन बढ़ते जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। मतलब जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बढ़ते जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है जब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई एक्सटर्नल और ई इंटरनल दोनों क्या हो जाता है, दोनों इक्वल हो जाता है, सॉरी दोनों इक्वल हो जाता है। ई एक्सटर्नल और ई इंटरनल दोनों फील्ड क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो दोनों इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो उस केस में इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है ना। जब इसके अंदर का इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो जाता है, तो वो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, उसको साम्यावस्था कहते हैं। तो उस केस में है ना, ये जैसे प्लस है ना, ये x ये y है, तो ये ऐसे, ये कंडक्टर है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ना एक्सटर्नल ना इंटरनल, वहां पर कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता है, तो वो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम या उसको साम्यावस्था कहते हैं। ठीक है, तो उस केस में इससे कोई भी इलेक्ट्रिक मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, मतलब इससे कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या बल रेखाएं वहां से नहीं गुजरती हैं। जैसे ये लाइन ऐसे आ रहा है पर यहां से ये नहीं गुजरेगा, ये लाइन ऐसे आ रहा है पर यहां से बाहर ऐसे रहेगा, पर इसके अंदर से वो लाइन नहीं गुजरेगा क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मतलब वहां से कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉस नहीं होंगे। क्लियर है ना। या और जैसे है ना, ये इस टाइप शेप का कोई चार्ज कोई कंडक्टर है ना, ये एक कंडक्टर या कोई चालक यहां पर इस प्रकार का शेप का है, तो इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस यहां पर आएंगी तो इस पर परपेंडिकुलर ही एंटर होगी, है ना। इसके सरफेस पर मान लो आता है तो परपेंडिकुलरली आता है ऐसे। मतलब जो कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है उस पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आती हैं, तो उस पर उसके सरफेस पर परपेंडिकुलर आएगा, या वहां से जाता है तो भी परपेंडिकुलर निकलेगा, मतलब लंबवत होगा। ठीक है, और ये तो है ना, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, यहां पर जीरो। तो किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो हो जाना है ना, वो क्या होता है ना, उसी को जैसे हम कहते हैं कि वहां पर चार्ज नहीं है, इसीलिए कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है। मतलब कोई भी है ना, ये एक कंडक्टर है, इसको कुछ चार्ज मान लो दे दें तो ये चार्ज इसके सरफेस पर ही रहता है। ठीक है, मतलब किसी कंडक्टर को दिया गया चार्ज है उसके सरफेस पर ही रहता है, उसके अंदर नहीं होता है। मतलब टोटल चार्ज Q यहाँ होगा, Q का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, जीरो, यहाँ पर E का वैल्यू भी क्या होगा, जीरो। ठीक है,
तो ये ध्यान रखना। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग या स्थिर विद्युत आवरण होता है या परिरक्षण भी कहते हैं। ये क्या होता है कि यहाँ पर कोई कंडक्टर लेते हैं। कैसा कंडक्टर है, इसके अंदर एक कैविटी है, कैविटी या गोइका कहते हैं, है ना। ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर में एक कैविटी, कैविटी का मतलब है उसके अंदर में एक छोटा सा खोखला भाग है, एक हॉलो पार्ट है, ठीक है, स्पेस है, अंदर खाली है, उसको हम क्या कहते हैं, कैविटी कहते हैं। तो इस कंडक्टर को सपोज प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो ये प्लस क्यू चार्ज इसके होल सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि ये कंडक्टर है, उस पर एक समान रूप से ये फैल जाएगा पूरा चार्ज। इसके अंदर जो कैविटी है वहां पर क्या कंडीशन होगा, वहां पर चार्ज जनरली नहीं होता है या उसके अंदर चार्ज एब्सेंट रहता है। इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मतलब किसी कंडक्टर के अंदर जो कैविटी है उसमें चार्ज का या इलेक्ट्रिक फील्ड का एब्सेंट रहना। मतलब इसमें जैसे एक ऐसा, ये एक क्लोज्ड सरफेस है ना, एक गॉसियन सरफेस की बात करें, यहां पर गॉस थ्योरम जैसे अप्लाई करें, फाई ई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, है ना, फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। तो सिंस इनसाइड द कैविटी क्यू का वैल्यू क्या है, जीरो, तो क्यू का वैल्यू जीरो होने से फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो फाई ई का वैल्यू जीरो होना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होना। कहीं पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जीरो होना मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होना बताता है, ठीक है। तो इस प्रकार किसी कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का एब्सेंट रहना ही क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होता है। इसके कुछ एप्लीकेशन यहाँ पर, इसका यूज क्या हो सकता है कि जिस कंडक्टर को, है ना, कोई कंडक्टर है या कोई मटेरियल है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है या इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखना है, तो उसको क्या करते हैं, किसी हॉलो स्फीयर के अंदर रख दिया जाता है। क्योंकि हॉलो स्फीयर के अंदर रख देंगे तो उसके अंदर या इनसाइड पूरा कैविटी रहेगा, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो ऐसा किया जाता है इसका यूज। या और इसका क्या यूज करते हैं, जैसे और मतलब यूज क्या, जनरली इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। सपोज आप लोग कार में कहीं जा रहे हैं, कुछ आपकी फैमिली है या आप लोग कार में जा रहे हैं, तो जनरली कई बार मौसम खराब हो जाता है, बहुत तेज तूफान आता है, स्टॉर्मिंग होती है, थंडरिंग होती है, लाइटनिंग होती है, बिजली गिरती है ना। बिजली जानते हैं ना आप लोग, बिजली गिरने से कई लोग, कई जानवर या कई इमारत या कई व्यक्ति कई बार मर जाते हैं उनके ऊपर यदि बिजली, मतलब स्पेस में जो क्लाउड टकराते हैं तो वहाँ से बहुत सारे अमाउंट में बिजली या चार्ज का कलेक्शन है वो नीचे गिरता है ना, बहुत सारा चार्ज एक साथ, तो वहाँ पर बहुत हाई वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है तो वो जब नीचे किसी पेड़ पर गिर जाए तो पूरा पेड़ झुलस जाता है। किसी व्यक्ति पर या जानवरों के समूह में गिरे ग्रुप में, तो वो सारे जानवर मर जाते हैं, है ना। तो आप मान लो कार में जा रहे हैं, ठीक है, तो इस टाइप सिचुएशन बने, कहीं बिजली गिरने वाली स्थिति हो तो कभी भी पेड़ के नीचे खड़े ना हो। आप कार में है तो कार के अंदर ही रहिए, कार पे ऊपर मान लो बिजली गिर भी जाए तो आपको कुछ नहीं होगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है। कार का जो बॉडी है, पूरा आउटर सरफेस, मतलब कार का बॉडी क्या है, कंडक्टर है। तो जो भी है ना, जैसे ये जैसे ये है ना, इस पर मान लो चार्ज गिरता है तो इसके होल सरफेस पर ऐसे सब तरफ वो यूनिफॉर्मली फैल जाएगा। आप कार के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड या चार्ज क्या होगा, जीरो होगा, है ना। और जनरली हम कार के अंदर बैठते हैं तो उसके अंदर जो हमारा संपर्क जिनसे रहता है वो सारा
मटेरियल है वो क्या होता है, इंसुलेटर रहता है। कार का स्टीयरिंग है या सीट है या सामने का डैशबोर्ड है, सब क्या रहता है, इंसुलेटर होता है। उनके संपर्क में रहेंगे तो हमारे तक चार्ज है या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पहुंचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर जीरो होगा। और ये जो एक्सटर्नल चार्ज है वो धीरे धीरे जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है या उसके टायर के थ्रू, टायर हालांकि इंसुलेटर है फिर भी गीला रहेगा, तो वो चार्ज है वो धीरे धीरे मतलब डिस्चार्ज हो जाएगा और कुछ देर बाद वो आप सेफ हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बहुत कम हो जाएगा बाहर का। तो ये ऐसे बचा जा सकता है। तो ये भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का एक एग्जाम्पल है। तो आज के वीडियो में इतना ही है ना, आज के वीडियो में इतना ही। आप इसको अच्छे से ध्यान से देखिए, है ना, और आपको कोई डाउट हो तो ज़रूर बताएं और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।